नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर। बात अपन करें अक्षांश और देशांतर की तो आपको एक चीज याद रखनी है। राजस्थान की जलवायु वाले टॉपिक में अक्षांश और देशांतर अपने आप में एक सब टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसको अपन को उसी तरह से लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर में भी अपन क्या पढ़ेंगे? अक्षांश पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर में अक्षांश पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको हल्का सा इसको समझा देता हूँ, फिर इसको अपन प्रॉपर वे में यहाँ पर लिख भी लेंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से होकर ये जो रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर ये जो रेखा गुजरती है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा है उसको बोल दिया हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी का दूसरा नाम अगर हम देना चाहें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। इसी का एक और नाम हम देना चाहें तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा। आपको बस इतना करना है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से सुनते जाना है। आपको गारंटेड टॉपिक समझ में आएगा। उस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कोशिश करना है कि मानसिक रूप से टीचर के साथ जुड़े रहें। आप प्रयास करें कि जब तक कोई भी टीचर हो समझा रहा है, आपको बोर्ड पे रहना है, मानसिक रूप से आपको टीचर के साथ चलना है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा का आपने दूसरा नाम रखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का ही एक और नाम हमने रखा विषुवत रेखा। अब ये तो समझ में आ गया कि इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। लेकिन इसको विषुवत रेखा हम क्यों बोल रहे हैं? तो विषुवत रेखा इसलिए बोल रहे हैं, देखो वर्ष के 2 दिन ऐसे होते हैं, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, या इसी को हम कह सकते हैं कैसे चमकता है? लंबवत, परपेंडिकुलर। या इसी को और शब्द हम देना चाहें तो क्या कह सकते हैं? समकोण पर। और शब्द देना चाहें तो क्या कह सकते हैं? देर तक। तो वह स्थिति जब सूर्य कौन सी रेखा पर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर, या विषुवत रेखा पर कैसा चमकता है? सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, समकोण पर चमकता है, या देर तक चमकता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं विषुव। वापस हम लोग एक बार, वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है, क्या कहलाती है? विषुव। और विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखा को क्या भी कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो हमने अभी केवल इतना देखा है कि ये नाम कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इसका जो विषुवत रेखा नाम है वो आया कहां से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब विषुव की स्थिति वर्ष में कितने दिनों पर होती है, कितनी तिथियों पर होती है? 2 तिथियों पर होती है। कौन कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 तिथियां ऐसी होती है जब सूरज बिल्कुल सीधा चमकेगा पृथ्वी के बीचों बीच। भाई भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप में पृथ्वी के बीचों बीच में चमक रहा है। तो ये विषुवत रेखा नाम यहां से आया, विषुव की स्थिति के कारण। बाकी का इसका अलग से 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है और 23 सितंबर को कौन सा विषुव होता है, इसका अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से देखेंगे। अभी हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसको विषुवत रेखा हमने किस बेस पे कहा है। तो विषुव के कारण ही हमने इसको क्या कह दिया? विषुवत रेखा। ठीक है, अब अगली बात पे हम चलते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर ये जो सारा क्षेत्र है, विषुवत रेखा के उत्तर में या विषुवत रेखा के ऊपर जो सारा क्षेत्र है, इसको हमने क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध। ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे, विषुवत रेखा के दक्षिण में, चाहे विषुवत रेखा के नीचे बोलो या विषुवत रेखा के दक्षिण में जो ये सारा क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश के आधार पर, अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अक्षांश पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश के आधार पर या अक्षांशीय आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशों के आधार पर अगर बात करें अपन
तो भारत पड़ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। कैसे पता लगेगा? तो ये अगली रेखा हम खींच लेते हैं यहाँ पर। ये सारी की सारी रेखाएं, चाहे बात करें अपन अक्षांश रेखाओं की, चाहे बात करें देशांतर रेखाओं की। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सभी देशांतर रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं कैसी है? काल्पनिक रेखा है, मान ली गई रेखाएं। इन रियल ये एग्जिस्ट नहीं करती है प्लेनेट पर मानी हुई रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो अगली रेखा आ जाती है अपनी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का ही आपने एक और नाम सुना होगा, मैं बोल देता हूं। इस रेखा का ही अन्य नाम है कर्क रेखा। आपको प्रॉपर तरीके से सुनते जाना है, आप बस सुनते जाओगे समझ में अपने आप आएगा, बस फोकस करके सुनते रहो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है कर्क रेखा। बात कर ली अपन ने कर्क रेखा की, तो आपको ये याद रखना है कि भाई कर्क रेखा अपन ने पढ़ा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन सा राज्य भी शामिल है? राजस्थान भी शामिल है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा अपने आप में कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि बोल ही क्या रहे हैं अपन इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोला। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका क्रम बोल देता हूं मैं आपको एक बार, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, दोनों में से कोई भी। जैसे आपसे मान लिया कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ लिया तो सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और अंत में आ जाएगा मिजोरम। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है तो। और अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछेगा तो अपोजिट दिशा से बोलना शुरू कर देंगे, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। ये इनका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में हम बना देंगे ये, इसको कहेंगे हम 23.5 डिग्री। तो डिग्री तो दोनों का समान है, लेकिन 23.5 डिग्री ये तो था उत्तरी अक्षांश, क्योंकि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन इसे क्या कहेंगे हम? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसीलिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अभी आपको पूरा फोकस करना है मेरी बातों पे, जो मैं बोल रहा हूं। मैं व्यवस्थित तरीके से बाद में बना दूंगा, उस चीज के लिए आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप बस ये प्रयास करें कि आपको चीजें समझ में आ रही है तो ढंग से सुनते जाएं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का दूसरा नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे ही कहा जाता है मकर रेखा। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा कर्क रेखा, ठीक इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हमने कह दिया मकर रेखा। ठीक है, और आगे बढ़ते। तो यहां पर मैंने एक और रेखा बना दी उत्तरी गोलार्ध में, इसको मैंने बोला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बनाई है तो इसको वापस वही बोलेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा आर्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे इसे? आर्कटिक रेखा। क्यों बोलेंगे इसे आर्कटिक रेखा? इसे आर्कटिक रेखा इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो ऊपर की ओर कौन सा महासागर है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महासागर भी है? बोलते हैं आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर के पास से होकर गुजरती है, इसमें से होकर गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? आर्कटिक रेखा। और अगर डिग्री के बेस पर बोलेंगे इसे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसे बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं और वो ही बनाएंगे कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, ऊपर था तो उत्तरी अक्षांश रेखा, तो नीचे है तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का भी नाम रखेंगे हम दूसरा, जैसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हमने बोला आर्कटिक रेखा। ठीक इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलेंगे एंटार्कटिक रेखा। क्यों बोलेंगे एंटार्कटिक रेखा? क्योंकि नीचे की ओर कौन सा महासागर है? दक्षिणी ध्रुव महासागर, या ऐसी को अपन बोल देते हैं एंटार्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की ओर है। और एंटार्कटिक महासागर का दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार हम 0 से बढ़ते हुए 23.5 इधर गए, 23.5 इधर गए। इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तर में गए और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी आ गए, दक्षिण गोलार्ध में भी। और इस काउंटिंग को जारी रखते हुए हम पहुंच गए कहां पर? 90 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच गया था। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोल देते हैं, नाम आप लोगों ने संभवतः सुना होगा, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूं जानकारी के लिए। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि अगर दिशाओं का निर्धारण किया गया तो किस दिशा के आधार पर सबसे पहले दिशा का निर्धारण किया गया, तो दिशा का निर्धारण कौन सी दिशा के आधार पर किया गया, उत्तर दिशा के आधार पर। क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देगा, उत्तर दिशा में दिखाई देगा। अब क्योंकि ये उत्तर दिशा में दिखाई देगा, इसीलिए ये दिशा हो जाएगी उत्तर, इसकी अपोजिट हो जाएगी दक्षिण, बाकी पूर्व और पश्चिम दिशाएं हो जाएगी। तो एक चीज तो अपन ने यहाँ पर क्या की भाइयों, अपन ने यहाँ पर ये की कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोला और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोला। इन सब नामों के सामने मैंने रेखा लिखा, लेकिन क्या मैंने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सामने मैंने रेखा लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इस बात को समझोगे। देखो एक सिंपल सी बात है, ये मैंने एक बॉल ले ली, मान के चलो उदाहरण के तौर पर हमने एक गेंद ली, गेंद पर सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे अपन, तो ये बीचों बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त अगर कहीं बनेगा तो पृथ्वी पर अक्षांशीय आधार पर सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, तो कौन सा बनेगा, भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त। ये सबसे बड़ा वृत्त बनेगा किस पर, पृथ्वी पर। किस आधार पर, अक्षांशीय आधार पर। तो ये सबसे बड़ा वृत्त बन जाएगा ये वाला, यहाँ पर ये वृत्त बनेगा, क्योंकि सामने से रेखाएं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो पूरी की पूरी क्या है, ये चारों ओर इसके लिपटी हुई है, इसका मतलब चारों ओर बनी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, वृत्त है। सामने से रेखाएं दिखाई दे रही है, इसीलिए आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जगह 0 डिग्री अक्षांश रेखीय वृत्त दिख जाए, भूमध्य रेखा की जगह भूमध्य रेखीय वृत्त बोले या विषुवत रेखीय वृत्त बोल दे, मतलब वही है इसका। कर्क रेखा की जगह कर्क रेखीय व्रत बोल दिया, मकर रेखा की जगह मकर रेखीय व्रत बोल दिया, आर्कटिक व्रत बोल दिया और एंटार्कटिक व्रत बोल दिया, तो मतलब इसका वही है। आपको ये नहीं मानना है कि ये कोई अलग चीज है वो अलग चीज है, बस सामने से रेखाएं दिखाई दे रही है इसलिए अपन ने इनको रेखाएं मान लिया है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सबसे बड़ा व्रत तो बनेगा पृथ्वी के बीचों बीच में जो बृहद व्रत है। और बृहद व्रत कौन सा होगा, अक्षांशीय आधार पर भूमध्य रेखीय व्रत या विषुवत रेखीय व्रत। और इस व्रत की परिधि कितनी है, पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्रत की परिधि होती है 40,075 किलोमीटर। कई किताबों में उसको 1 आध किलोमीटर के आगे पीछे दी गई हुई है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, इतना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप अगर ल्यूसेंट पढ़ोगे तो उसमें दे रखी है 40,074 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन अगर आपको वास्तव में किताबें पढ़नी है तो फिर आप प्रामाणिक किताबें पढ़े, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो मान लिया मैंने ये बॉल पर सबसे बड़ा व्रत बना लिया, ये तो पृथ्वी के बीचों बीच बन गया, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बॉल के ऊपर और नीचे की ओर वृत्त बनाता जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो ये वृत्तों का आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा ध्रुवों की ओर चलने पर। चाहे उत्तरी ध्रुव की जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए, अपन दोनों ही ध्रुवों पर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। और इसी बात को अगर विपरीत भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, इसी बात को अगर अपन विपरीत भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे आकार घटेगा अक्षांशीय वृत्तों का, जबकि अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे आकार बढ़ेगा। कौन से वृत्तों का, अक्षांशीय वृत्तों का। और एक स्थान ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसे अपन वृत्त बनाते गए तो एक स्थान ऐसा आ जाएगा ऊपर भी, मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी, जहां वृत्त ना बनकर क्या बनेगा, एक प्रकार से एक पॉइंट बनेगा, रेखा बनेगी नहीं, वृत्त बनेगा ही नहीं, इस प्रकार से होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये चीज याद रखनी है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, इनको अक्षांश में तो गिनते हैं लेकिन क्या नहीं मानते, इनको रेखा नहीं माना जाता है इनको। या ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो लिखने में एक सिंपल सी लाइन होती है और अधिकांश किताबों में लिखी हुई भी वही लाइन है, एक सिंपल सी, लेकिन इस एक लाइन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और स्टूडेंट वहीं पर गलती करता है। कई बार क्या होता है, हमको जब
कंफ्यूजन कहां पर होता है? कंफ्यूजन वहां पर होता है क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं अपन को। एक ऑप्शन आता है जब तक तो ठीक है, वो तो अपने आप में उत्तर हो जाएगा अगर आप कंफर्म हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन आपको आते हैं तब कंफ्यूजन होता है। ये कैसे होता है समझो। यहाँ पर भाई आपसे पूछ ली पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, आपसे पूछे पृथ्वी, या आपको बोल दिया ग्लोब, या आपको बोल दिया मानचित्र, मतलब सब एक ही है। पृथ्वी या ग्लोब या मानचित्र पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, आपको ये बोल दिया, तो क्या करोगे भाई? देखो 0 के बाद में उत्तरी गोलार्ध में चले तो 90, 1 से 90 तक ये 90 हो गए। इधर भी 0 के बाद 1 से चलेंगे 1 से 90 तक ये भी हो गए। तो 90 और 90 180 तो यही हो गए। लेकिन 1 से 90 और 1 से 90 गिने अपन ने, बीच वाले को भी तो गिनेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? एक। क्वेश्चन ठीक से सुनना समझना है। अगर आपसे पूछा है पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है तो करोगे 181। लेकिन अगर आपसे पूछा है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ये तो हो गया पृथ्वी पर अक्षांश, 90 उत्तरी गोलार्ध, 90 दक्षिणी गोलार्ध, और एक हो गया कौन सा? 0 डिग्री वाला, तो 181। लेकिन आपसे पूछ लिया कि साहब पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखो 181 तो अक्षांश थे। दो कौन से अक्षांश थे जिनको अक्षांश माना लेकिन रेखा नहीं माना? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनको अक्षांश गिनते हैं लेकिन क्या नहीं गिनते? रेखा नहीं गिनते। इस वजह से जब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो हो जाएगी 179। फिर आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि साहब 180 भी तो कुछ होता होगा। अगर 181 भी है, 179 भी है, तो नई चीज क्या आ गई? 181। 181 नई चीज क्या आ गई वो भी बता देता हूँ। 180 क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, बहुतों परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जब सारे ऑप्शन पढ़े सुने लगते हैं तब कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी थी संख्या? 90, और दक्षिणी गोलार्ध में भी संख्या कितनी थी? 90। फिर ये एक क्या छोड़ दिया अपन ने, यहां पर क्यों नहीं लिख रहे हैं एक? क्योंकि देखो 0 डिग्री अक्षांश को अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने सारे अक्षांशों के सामने दिशा लिखी है, केवल एक अक्षांश के सामने मैंने दिशा नहीं लिखी है। कौन सा है वो अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ना तो अपन उत्तर में गिनते हैं और ना ही अपन किस में गिनते हैं? दक्षिण में। क्यों नहीं गिनते भाई? ऐसा इसलिए नहीं गिनते कि भाई 0 डिग्री अक्षांश को ही तो बेस मानकर अपन ने उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध तय किया था, इसलिए 0 को ना उत्तरी गोलार्ध में गिनते हैं और ना ही दक्षिणी गोलार्ध में गिनते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, दोनों गोलार्धों में मिलाकर अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? पृथ्वी पर, ग्लोब पर, मानचित्र पर अक्षांशों की संख्या, ये हो जाएगी। फिर मैंने बोला पृथ्वी पर, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये हो जाएगी 179। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर अक्षांशों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 90 उत्तरी गोलार्ध, 90 दक्षिणी गोलार्ध। इसमें किसको नहीं गिनेंगे? भूमध्य रेखा को, क्योंकि ना तो उत्तर में आती है ना दक्षिण में आती है, मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पर उत्तर और दक्षिण, बाकी सब पर उत्तर दक्षिण लिख रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी? 180। अब अगर आपसे ये 3 लाइनें समझ में आ गई तो आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी इसी के बेस पर। देखो मैंने पहले कहा था पढ़ने सुनने में एक लाइन लगती है कि साहब पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 180 या 181, एक लाइन में बहुत सारी लाइन छुपी हुई होती है। कैसे तय करेंगे? आपसे पूछ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में, बात कर रहा हूं मैं केवल उत्तरी गोलार्ध, यहां पर हमने बात की कि आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तब तो सिंपल सा हो जाएगा कि 90 है साहब। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अगर आपसे ये पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में, अब मैं केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 89। क्यों? 90 अक्षांश है, रेखाएं कितनी है? 89। कौन से को नहीं गिन रहे हम? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को रेखा में नहीं गिन रहे, अपन ने लिखा भी नहीं है यहाँ पर रेखा। ठीक इसी प्रकार आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले अक्षांश रेखाओं की संख्या, आंसर क्या रहेगा? 89। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं अपन।
ये बात तो हो गई यहाँ पर कि अक्षांश मेन अक्षांश कौन से होते हैं। बात कर लेते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी रही, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री वाला अक्षांश, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री वाला अक्षांश, और ये हो जाएगा 90 अक्षांश। 0 डिग्री वाले अक्षांश को हमने बोला था भूमध्य रेखा, इसको बोला कर्क रेखा, इसको हमने बोल दिया मकर रेखा। अगर मैं चीजों को बार बार रिपीट करूंगा, उसका एक फायदा आपको होगा, अगर 2-3 बार एक चीज को सुन लोगे तो थोड़ा याद हो जाता है उससे। ठीक है, इसको बोला हमने आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, इसको बोल दिया एंटार्कटिक वृत्त या एंटार्कटिक रेखा। अगर आपको कोई चीज याद है तो आप रिपीट कर सकते हो उसे। आप जब उसे रिपीट करोगे तो आप बोलोगे, और बोलोगे तो अपने आप याद होगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक साहब, यहां तक मामला हो गया था। अक्षांशों की बात की अपन ने कि दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये 0 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चाहे कोई सा भी डिग्री हो, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। अब कटिबंध को ही अपन अगर बात करें इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे भाई, कटी का मतलब क्या होता है कमर, और बंद का मतलब बेल्ट, तो कमर बंद मतलब बेल्ट भी बोल देते हैं इसे। इसे एक और शब्द दिया जाता है, तो कटिबंध का ही एक और नाम क्या है, इसे बोलते हैं जोन। तो दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध, बेल्ट या जोन कह दिया अपन ने। ठीक है, फिर बात करेंगे, आप देख रहे हो कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या है, लगभग समानांतर हैं, और लगभग समानांतर है तो इनके बीच की दूरी भी क्या रहेगी, लगभग बराबर रहेगी। और ये कितनी रहेगी, अगर एग्जैक्ट पूछ लेता है आपसे तो 111.13 किलोमीटर रहती है इनके बीच की दूरी लगभग। तो 111.13 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी रहेगी, और ये दूरी लगभग सभी जगह पर क्या रहेगी, समान रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। सारी बातें होंगी, लेकिन हमने ये नहीं देखा यहाँ पर कि अक्षांशों का महत्व क्या है, इनका निर्माण क्यों किया गया, क्यों बनाया गया। तो अक्षांशों के आधार पर किसका निर्धारण करते हैं अपन, जलवायु का। तो पहली ही बात ये आती है कि जलवायु कहते हैं किसे साहब। जब आपने जलवायु शब्द सुना है तो आपने ये शब्द भी सुना होगा जिसे कहते हैं ऋतु, और जब आपने ये शब्द सुना है तो आपने एक और शब्द सुना होगा जिसे कहते हैं मौसम। तीनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है, देखो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये शब्द कई बार उलझा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मौसम किसे कहते हैं, 3 से 4 दिन, बात करें 3 से 4 दिन की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, मौसम। 3 से 4 दिन की औसत, एवरेज। बात करें 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीनों की औसत वायुमंडलीय दशाओं को अपन ने क्या बोल दिया, ऋतु। और कितने वर्षों की, 10 वर्षों की, 10 वर्षों को क्या बोल सकते हैं, दशकीय। एक दशक में कितने वर्ष होते हैं, 10। तो दशकीय वायुमंडलीय दशाओं को, या 10 वर्षों की औसत वायुमंडलीय दशाओं को, या दीर्घकालीन मतलब लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु। और अगर जलवायु कहा जाता है तो फिर हम ये देख लेते हैं इसमें कि साहब ये जलवायु जो है ये यहां पर इस कॉन्सेप्ट पे कैसे अप्लाई होगी। ये एस मतलब ये है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य सबसे सीधा या सीधा सबसे लंबवत कहां पर चमकेगा, इस क्षेत्र में चमकेगा। भूमध्य रेखा क्षेत्र में सबसे सीधा चमक रहा है, मान के चलते हैं। अगर सूरज बिल्कुल यहाँ सीधा चमक रहा है, लंबवत चमक रहा है, तो इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा रहेगी या सर्दी ज्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है, गर्मी ज्यादा रहेगी, तापमान ज्यादा रहेगा। और क्योंकि तापमान ज्यादा रहेगा इसलिए इसको क्या बोल देंगे, उष्ण कटिबंध। तापमान के आधार पर तो बोल दिया उष्ण, और दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को बोल दिया अपन ने कटिबंध, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। अब देखो मैंने बोला आपको कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो उष्ण कटिबंध का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा ऐसा है जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आ जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो कर्क रेखा के नीचे है, भाई 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों का
नीचे वाला ये जो हिस्सा है, ये सारा का सारा नीचे वाला हिस्सा कौन से कटिबंध में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में। और इनके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कौन से ताप कटिबंधों में आएगा? तो उसके लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर। सूरज की बिल्कुल सीधे किरणें तो चमकी यहाँ से कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, इसलिए कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन बात की जाए कि आपसे केवल ये पूछ लिया कि साहब हमको तो ये बताओ कि केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से होगा? तो फिर कर्क रेखा से मकर रेखा नहीं होगा, कहां से कहां तक होगा? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, क्योंकि इसके नीचे वाला हिस्सा किसमें आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक है, तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और अगर संपूर्ण क्षेत्र पूछा है तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसके बाद में सूरज की थोड़ी सी तिरछी किरणें चमकेगी इन क्षेत्रों में यहाँ पर। अब क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी तिरछी किरणें चमकेगी तो तापमान भी थोड़ा सा कैसा रहेगा? मध्य क्षेत्र की तुलना में कम रहेगा। इसीलिए इस क्षेत्र को बोल देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इधर यहां भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार भाई आपसे पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा या कर्क वृत्त से आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से एंटार्क्टिक रेखा या मकर वृत्त से एंटार्क्टिक वृत्त के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत का एक हिस्सा भी आ रहा है इसमें यहाँ पर, तो भारत का कर्क रेखा के ऊपर वाला संपूर्ण हिस्सा किसमें आ जाता है? शीतोष्ण कटिबंध में। और कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा किसमें आ जाता है? उष्ण कटिबंध में। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे वाला पूरा किसमें आया? उष्ण में। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा किसमें आ जाएगा? शीतोष्ण में। अब भारत के 8 राज्यों से होकर एक कर्क रेखा गुजरी, तो ये ही वो 8 राज्य जिनका उत्तरवर्ती भाग या ऊपरी भाग तो आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, और इनका दक्षिणवर्ती भाग या निचला भाग ये किसमें आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में। मतलब भारत का संबंध उष्ण और शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से है। बात कर लेते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान के संदर्भ में देखो होता क्या है, मान के चलो राजस्थान है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर, कर्क रेखा राजस्थान के एक जिले को तो छूकर गुजरती है और एक जिले से होकर गुजरती है। तो कौन से जिले को तो छूकर ही गुजरती है? केवल नाम है डूंगरपुर। और कौन से जिले से होकर गुजरती है पूछ लिया जाए आपसे, तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये है बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणवर्ती जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को छूकर गुजरती है। सामान्य सी बात है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जिलों से संबंध रखती है कर्क रेखा राजस्थान के, तो संबंध तो 2 जिलों से रख रही है, लेकिन आपसे पूछ ले स्पष्ट शब्दों में कि कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 1 जिला आएगा। कितने जिलों को छूकर गुजरती है, तो 2 जिलों को आएगा। आपसे पूछ ले केवल छूकर गुजरती है, डूंगरपुर आएगा। आपसे पूछ ले होकर गुजरती है, बांसवाड़ा आएगा। तो क्वेश्चन की प्रकृति पर और दिए गए विकल्पों पर निर्भर करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसका संबंध 2 जिलों से है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। और कुल कितने किलोमीटर की लंबाई में? 26 किलोमीटर की लंबाई में होकर ये राजस्थान से गुजरती है। ठीक है साहब, यहाँ से बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि ये राजस्थान से होकर भी गुजरती है, अपन ने 8 राज्यों में उन राज्यों का राजस्थान का नाम भी पढ़ा था, तो मुझे एक बात बताओ भाई कि राजस्थान के कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कौन से ताप कटिबंध से संबंध रखेगा? यहाँ पर देखो कर्क रेखा के ऊपर वाला किससे संबंध रख रहा है? शीतोष्ण कटिबंध से। तो ये वाला राजस्थान का हिस्सा जो कर्क रेखा के ऊपर है वो सारे के सारे जिले किसमें आ जाएंगे? शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएंगे। और राजस्थान के वे जिले जो कर्क रेखा के या तो बीच में स्थित है या नीचे स्थित है, वो किस में आ जाएंगे? उष्ण कटिबंध में। तो देखो यहाँ पर हमको एक चीज दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई एक भी जिला नहीं है ऐसा तो जो पूरी तरह से ही कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हो। केवल एक बांसवाड़ा ऐसा है जो आधा तो है ऊपर कर्क रेखा से और आधा है नीचे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब आपसे पूछ लिया कि राजस्थान का वह एकमात्र जिला जिसका संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा का कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग आएगा शीतोष्ण कटिबंध में और बांसवाड़ा का नीचे वाला भाग या दक्षिणवर्ती भाग आ जाएगा
उष्ण कटिबंध में। तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां होती है और इन्हीं गलतियों की वजह से नंबर चले जाते हैं कई बार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सूरज की सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी कहां पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो जब सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पर धूप कम, तापमान कम पहुंचेगा, और अगर तापमान कम पहुंचेगा तो यहाँ पर सर्दी ज्यादा पड़ेगी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी? सर्दी ज्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए इस क्षेत्र को बोल देते हैं शीत कटिबंध। पूछ लिया जाए इधर यहाँ पर भी शीत कटिबंध, पूछ लिया जाए आप लोगों से कि शीत कटिबंध का विस्तार कौन से अक्षांशों के मध्य या किन क्षेत्रों से किन क्षेत्रों के मध्य? तो उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके मध्य में किसका विस्तार हो जाएगा? शीत कटिबंध का विस्तार हो जाएगा। मुख्य रूप से बात करें अपन ताप कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं, उसका आगे का वर्गीकरण अलग है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सामान्य तौर पर कि ताप कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से ही होते हैं। कौन कौन से? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये 3 प्रकार के ताप कटिबंध यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत का संबंध कौन कौन से उष्ण से भी है और शीतोष्ण से भी है। राजस्थान का संबंध भी उष्ण से भी है, शीतोष्ण से भी है। ठीक है, राजस्थान भारत के किस दिशा में पूछ लिया जाए तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी के आधार पर जलवायु भी निर्धारित होगी। कैसे? अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। कैसे? वापस देखोगे आप, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का पूरा क्षेत्र आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उसमें भारत का क्षेत्र भी शामिल है और राजस्थान का क्षेत्र भी शामिल है। कौन कौन सा? जो कर्क रेखा के नीचे स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो भारत का क्षेत्र भी शामिल है इसमें और राजस्थान का क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, राजस्थान के 31 जिले तो पूरी तरह से अगर अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो कौन सी जलवायु से संबंध रखते हैं? तो कौन सी जलवायु से संबंध रखते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंध रखते हैं यहाँ पर। तो ये चीज याद रखना है आपको। अब इसी पूरे पैटर्न को मैं एक बार आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से बना देता हूं और हल्का हल्का सा मेन पॉइंट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आपको फोकस करना है किस पे? सुनने पे। एक बार ठीक से सुन लोगे, वापस आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, बार बार आप उसको देखोगे। 1-2 बार आपने ठीक से सुन लिया, कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा समझ में, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखनी है आपको, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, मान के चलो आपने एक टॉपिक एक वीडियो ढंग से देखा, एक टॉपिक ढंग से पढ़ा, इसका मतलब आपने खुद का 1 नंबर या 1 क्वेश्चन पक्का कर लिया, ये मान के चलो। और अगर आप लापरवाही करोगे, चलो बाद में देख लेंगे, इसको ये देख लेंगे कि थोड़ा काट पीट के देख लिया, पहली बार कम से कम ढंग से देखो और पूरा देखो वीडियो। उसके बाद में अगली बार जरूर आप समराइज वर्जन में पर 2x पे चला सकते हो, पर एक बार प्रयास करो कि थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से पूरा वीडियो देखा जाए। अब इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लिखता हुआ भी चलूंगा। जब एक बार मैं बना दूं उसके बाद आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गई पृथ्वी। वापस ढंग से सुनना है आपको, सिर्फ लिख नहीं रहा हूं मैं, एक प्रकार से वापस इसको आपको शॉर्ट तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर समझा रहा हूं पूरा का पूरा। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आप रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई चीज पढ़ी और दोबारा पढ़ने में भी उतना ही समय लगा दिया तो फिर उसको रिवीजन कहेंगे क्या? रिवीजन में कम से कम ये कि उससे आधा समय या 1/3 समय 1/4 समय लगे तो ही वो रिवीजन कहलाता है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि ढंग से यहाँ पर बने रहो। ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा। अब इन सब जगह जहां जहां पर भी रेखा लिख रहा है वहां पर अगर आप लोगों को वृत्त दिखाई दे रहा है, दे जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखीय वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त और विषुवत रेखीय वृत्त, मतलब वही है यहाँ पर। इसके ऊपर वाला पूरा हो गया था उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली रेखा हो गई थी अपनी कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
रेखा। थोड़ा व्यवस्थित इसलिए बना रहा हूँ, बाद में चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाद में जब आपका एग्जाम एग्जैक्टली आ जाएगा, 5 दिन 10 दिन 7 दिन बचे होंगे, तो पूरे वीडियो नहीं देख पाओगे, देखने भी नहीं है। उस टाइम जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और जहां पर कंटेंट लिखा हुआ है बस उतने को देख लेना, उतने में पूरी चीजें याद आ जाएगी। पूरा पढ़ने का समय नहीं होता है एग्जाम के समय। तो 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अपन बोल देंगे कर्क रेखा या कर्क वृत्त। इसी प्रकार अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं अपन यहाँ पर, तो इसको बोल देंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, या इसी को बोल देंगे मकर रेखा। फिर और उत्तरी गोलार्ध में चले गए अपन, यहाँ पर बोल दिया इसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसी को अपन ने बोल दिया आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। फिर अपन दक्षिण में आ गए यहाँ पर, और ये अपन ने लिख दिया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा के नीचे दक्षिण दक्षिण चलेगा और कर्क रेखा के ऊपर ऊपर उत्तर, दक्षिणी अक्षांश रेखा, या इसी को बोल देते हैं अपन एंटार्कटिक रेखा, क्योंकि नीचे कौन सा महासागर है, एंटार्कटिक महासागर, या इसी को बोल देते हैं दक्षिण ध्रुव महासागर। और बिल्कुल यहाँ पर ऊपर पहुंचेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका दूसरा नाम अपन ने दिया था उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार यहां पर आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे लिखेंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। फिर अपन ये देखेंगे कि साहब भारत से होकर कौन सी रेखा गुजर रही थी, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। तो फिर अपन ये देखेंगे कि राजस्थान को होकर भी गुजरती थी क्या, तो राजस्थान को बहुत थोड़ा सा छूकर गुजरती थी, तो ये बना दिया अपन ने राजस्थान। फिर अपन ये देखेंगे कि ये रेखाएं काम कैसे कर रही थी, क्या काम आ रही थी, तो यहाँ पर अपन ने बना दिया ये सूर्य, और सूर्य सबसे सीधा कहाँ पर चमक रहा था, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, मतलब यहाँ पर चमक रहा था, जो कुछ हिस्सा राजस्थान का और इस कुछ हिस्सा भारत का ये पूरा कवर कर रहा था कर्क रेखा के नीचे वाला। इसी को जब क्योंकि सीधा चमक रहा था, लंबवत चमक रहा था, अपन ने क्या कहा था, उष्ण कटिबंध, क्योंकि तापमान क्या रहता है यहाँ पर ज्यादा। इसके बाद में थोड़ा सा अपेक्षाकृत तिरछी रेखाएं चमकती है कहाँ पर, यहाँ पर, तो तापमान भी इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए क्या बोल दिया था अपन ने इसको शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5, या उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से एंटार्कटिक रेखा पर हो गया था। और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें चमकती है हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे तिरछी किरणें चमकेगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या ज्यादा पड़ेगी, सर्दी, इसलिए शीत कटिबंध का विस्तार हो जाएगा यहाँ पर। और शीत कटिबंध का विस्तार हो जाएगा, इसीलिए दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 से 90 उत्तर में और 66.5 से 90 दक्षिण में। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर रेखाओं के आधार पर पूछा है तो आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तो हो जाएगा उत्तर में, और एंटार्कटिक रेखा या एंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा दक्षिण में। तो एक बार आप चाहो तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप चाहो तो इसको एक बार वापस से देख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको मिटाकर अपन इससे संबंधित जितने तथ्य होंगे वो मैं 2 मिनट में 5 मिनट में वापस सारे लिख दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित जितने तथ्य हैं उनको एक बार मैं लिख देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब अक्षांशों के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं राजस्थान और भारत से संबंधित, वो देख लेते हैं। पहली बात आपसे पूछ ली जाए, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या, तो पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से लिखना है, ताकि रिवीजन हो जाए और याद रहने का तरीका भी मिल जाए अपन को। 90 + 90
प्लस 1 बराबर 181। 90 उत्तरी 90 दक्षिणी, एक भूमध्य रेखा। फिर हमने पढ़ा कि साहब पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो अक्षांश तो 181 हो गए थे, रेखाएं कितनी हो गई थी? 2। घटा दिए कौन कौन से? ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो रेखाएं रह गई 179, 179। फिर मैंने बोला था आप लोगों को कि साहब पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब उत्तरी और दक्षिणी बोल रहा है, ना कि पृथ्वी बोल रहा है, तो उत्तरी में भी 90 और दक्षिणी में भी 90, संख्या हो जाएगी 180। यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। फिर आपसे पूछ ले कि भारत अक्षांश के आधार पर या राजस्थान अक्षांश के आधार पर या अक्षांश के आधार पर कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लिख देते हैं। भारत एवं राजस्थान अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। फिर अपन ने देखा कर्क रेखा राजस्थान से भी संबंध रखती थी और कर्क रेखा भारत से भी संबंध रखती थी। तो भारत के कितने राज्य और राजस्थान के कितने जिले? तो लिखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे कौन कौन से? गुजरात और राजस्थान और एमपी। फिर लिखेंगे छत्तीसगढ़, फिर लिखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका स्क्रीनशॉट लो 2 सेकंड में, फिर आगे लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बात करें राजस्थान के कितने जिलों से संबंध रखती है, तो लिखोगे कर्क रेखा का संबंध राजस्थान के 2 जिलों, और ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन से 2 जिले? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से है। और कैसे है दोनों से? तो लिखेंगे छूती हुई ऑब्लिक स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो किससे? डूंगरपुर से। किस जिले से? डूंगरपुर की सीमा को, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई स्पर्श करती हुई गुजरती है। और लिखेंगे जिला जिसके बीच से गुजरती है। तो फिर कौन सा जिला हो जाएगा? अब आ जाएगा बांसवाड़ा। देखो याद रखना है तीनों क्वेश्चनों को थोड़ा सा ढंग से। कर्क रेखा का संबंध राजस्थान के कितने जिलों से है? 2 जिलों से। एक जिले को छूकर गुजरती है और एक जिले को होकर गुजरती है। तो इसी के आधार पर राजस्थान का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान के कितने जिले पूर्णतः
पूरी तरह से कौन से कटिबंध में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। मैंने आप लोगों को बताया कि साहब ये है कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो एक जिला तो ऐसा हो गया डूंगरपुर जिसको छूकर गुजरा, एक ऐसा था जिसके बीच में से रेखा गुजर गई, 2 जिले तो उष्ण में भी पड़ गए, एक प्रकार से थोड़े थोड़े से शीतोष्ण में पड़ गए। बाकी के कितने जिले, 31 जिले पूरी तरह कौन से कटिबंध में पड़ जाएंगे, तो पूरी तरह पड़ जाएंगे कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, कर्क रेखा के ऊपर वाले जिले। तो राजस्थान के 31 जिले अक्षांशीय आधार पर पूर्णतः मतलब पूरी तरह कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान के कौन सा ऐसा जिला है जो उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों में है, तो राजस्थान के वे जिले जिनका संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, फिर वापस वही हो जाएंगे। देखो एक प्रकार से देखा जाए तो कर्क रेखा का ही कौन से जिलों से होकर या छूकर गुजरती है, ये ही शब्द बोले हैं मैंने, पर लैंग्वेज पूरी तरह चेंज कर दी। ये चीज आपको परीक्षा में भी ध्यान रखनी है। एग्जामिनर डेटा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एग्जामिनर क्या चेंज करने का हक रखता है, भाषा। तो लैंग्वेज बदल देगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आपको अपने आप आंसर पता लग जाएगा, लेकिन अगर रट के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज को कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राजस्थान के वे जिले जिनका संबंध उष्ण या शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से, तो वही कौन से 2 जिले, तो हो जाएगा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। ठीक है, अब और आगे अपन बढ़ जाते हैं और वापस इसको देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। ठीक है, पूछा जाए 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या क्या कहलाता है। अपन ने बात की थी कटिबंध, या इसी को बोल दिया था बेल्ट या जोन कहलाता है। फिर अपन ने बात की कि 2 सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो कितनी होती है, 111.13 लिखेंगे। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, इसीलिए इनके मध्य की दूरी भी लगभग समान होती है। और ये लगभग समान होती है तो लगभग कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर ये होती है। ठीक है साहब, एक तथ्य जो पटवार की परीक्षा में आया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई से भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो आप, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट को ज्यादा सक्सेस रेशियो मिलेगा बनिस्पत किसके, अगर आप केवल तथ्य पढ़ के गए हो, आपने लॉजिक नहीं समझा है, आपने उसके फैक्ट देख लिए लेकिन आपने केवल नहीं समझा है क्या कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा अटकने की संभावना रहती है। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि भाई यहां से ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय वृत्तों का आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा ऐसे, चाहे नीचे की ओर जाएंगे तो भी घटेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर उत्तर से अपन या दक्षिण से या उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से कौन सी रेखा की तरफ आएंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ, तो क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो कैसे भी बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं कि
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार बढ़ क्या होता जाता है, घटता जाता है। एवं इसका विपरीत, एवं इसका विपरीत का मतलब क्या हुआ, पूरी लाइन नहीं लिखनी है, अपन को क्या मानना है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांशों के आधार पर किसका निर्धारण करते हैं, जलवायु। तो जलवायु की बहुत छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। कैसी जलवायु, तो लिखो कि जलवायु क्या होती है, दशकीय, या इसी को बोल देते हैं 10 वर्षों की, या क्या बोल देंगे, एक दशक की। कैसी वायुमंडलीय दशाएं, औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। और अक्षांश के आधार पर किसका निर्धारण करते हैं, तो अक्षांशों के आधार पर जलवायु का निर्धारण करते हैं, जो निम्न है। सबसे पहले नंबर पर कौन सी जलवायु हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या इसी को अपन सिंपल भाषा में बोलेंगे उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार कहां से कहां तक था, तो चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे भारत की बात कर ले, कर्क रेखा के ऊपर वाला सारा क्षेत्र किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु में आ जाएगा। नीचे वाला सारा क्षेत्र किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु में। तो क्या लिखेंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र, ये किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु में। राजस्थान में अक्षांशीय आधार पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल कौन से जिले में पाई जाएगी, तो एक ही जिला था जो कर्क रेखा के नीचे भी स्थित है, और उसका नाम है बांसवाड़ा। केवल बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। किस आधार पर बात कर रहे हैं अपन, अक्षांशीय आधार पर। ठीक है, इसके बाद में और आगे अपन बढ़ जाते हैं। तो अगला कटिबंध आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। फिर अपन देखेंगे कि राजस्थान में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन कौन से जिलों में, कहां पर पाई जाती है, कितनों में पाई जाती है। तो दूसरे नंबर के जलवायु क्षेत्र हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहां पर पाई जाएगी, सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्ध का मतलब कौन कौन से, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री से कितने डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण जलवायु क्षेत्र
क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो साहब राजस्थान के कौन कौन से जिलों में शीतोष्ण कटिबंधीय, कितने जिलों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी? मैंने आप लोगों को बताया, ये रहा राजस्थान। और राजस्थान के यहाँ से गुजर गई कर्क रेखा। एक जिला है जो कर्क रेखा के नीचे है और एक जिला है जिसको छूकर गुजरती है। बाकी के 31 जिले पूरी तरह कौन सी जलवायु में आ जाते हैं? अक्षांशीय आधार पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में यहाँ पर आ जाते हैं। तो लिखेंगे राजस्थान के 31 जिले, राजस्थान के 31 जिले, कितने जिलों में से? 33 जिलों में से 31 जिले पूर्णतः अक्षांशीय आधार पर पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जिला है राजस्थान का जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी आता है और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी आता है। तो राजस्थान का एक जिला है जो उष्ण में भी आता है और शीतोष्ण में भी आता है। हम डूंगरपुर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, लेकिन बांसवाड़ा के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि साहब बांसवाड़ा के नीचे भी हिस्सा है और बांसवाड़ा ऊपर की ओर भी आता है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पर अभिलक्षित होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राजस्थान में एक ही जिला ऐसा है, कौन सा, जो उष्ण और शीतोष्ण में आता है, और वो कौन सा हो जाएगा भाई? बांसवाड़ा। ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी।